Hi. So now let's move on to the next aspect of work power energy, that is gravitational potential energy. अभी इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा. वो एग्जांपल इतना ट्रिवियल है कि आपको शायद लगे कि मतलब किसी काम का नहीं है, अननेसेसरी टाइम पास हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. उस छोटे से एग्जांपल से मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा ऑफ दिस एनर्जी. तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ग्राउंड से h हाइट के ऊपर एक मास है m, और इस m को जस्ट रिलीज किया है, मतलब उसको ऐसे फायर नहीं किया है, फेंका नहीं है कुछ, बस ऐसे रिलीज किया है. और क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस मास व्हेन इट रीचेस ग्राउंड. सो इसका एक सिंपल और बहुत ऑब्वियस सा मेथड ये हो सकता है कि भाई इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमको पता है, दैट इज g, राइट. नीचे की तरफ है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम 10 बोल देते हैं. डिस्टेंस इसको h ट्रैवल करना है. सो सीधा सीधा रूल है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. इसमें आपको निकालनी है वेलोसिटी यहाँ पर, उसको मैंने बोल दिया v फाइनल. तो v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, बिकॉज इसको यहाँ से रिलीज किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 हियर. सो 0 स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है g, s की वैल्यू कितनी है हाइट. तो यहाँ से हमें सीधा सीधा मिल जाएगा भी वेलोसिटी फाइनल इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये. और इसी चीज़ को हम वर्क पावर एनर्जी यूज़ करके भी कर सकते हैं. उसके लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस मास इज mg. तो ये जो वर्क पावर एनर्जी का जो मेथड है उसमें हम ये रूल यूज़ करते हैं ना. सबसे पहले क्या करते हैं, उस बॉडी पे सारे के सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसमें लकीली सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, राइट. तो ये mg कितना वर्क करेगा इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में. अब फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो वर्क डन हो जाएगा mgh. और उसकी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mvf स्क्वायर. यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगी. तो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. सो बट ऑब्वियस है कि इसका और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आएगा. ओके, अभी एक छोटी सी चीज़ और करूँगा मैं. जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर मैंने वर्क एनर्जी यूज़ करके वेलोसिटी या कुछ और दूसरे पैरामीटर्स निकाले थे, उन क्वेश्चंस का एक छोटा सा फ्लैशबैक देता हूँ. देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई सम सिमिलैरिटी बिटवीन द एनालिसिस ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स. जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उनकी एनालिसिस में एक ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है. उस सिमिलैरिटी अगर आइडेंटिफाई हो जाएगी तो काफ़ी आसानी होगी. देखते हैं एक बार. तो काफ़ी फेमिलियर एग्जाम्पल्स लग रहे होंगे आपको. ऑफकोर्स जस्ट पिछले सेशन में हमने एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ के साथ ये क्वेश्चंस किए थे, और वापस मैं आपके सामने लेकर आऊँ और थोड़ी मेहनत दोबारा करनी पड़ी है मेरे को, बट इट्स ओके. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको बताया जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्यों आता है. तो एनीवेज वेरी क्विकली लेट्स लुक एट दीज थिंग्स वंस अगेन. हमने क्या किया था, देखो इस पे जो फोर्स लगा था 6g, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जो है उसने कितना वर्क किया था, कि 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था इसका नीचे, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन था 6g9. हम उसे बोलेंगे ग्रेविटी का वर्क डन. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर इस ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया, 4g इंटू -9, क्योंकि नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो 4g इंटू -9. यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 5 मीटर नीचे आया था, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया, mg इंटू 5 है ना, दैट इज 8g इंटू 5. यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क कितना है, ये 10 मीटर ऊपर गया था और mg नीचे लग रहा है, तो नेगेटिव mg दैट इज 2g इंटू 10. इसको देखते हैं. यहाँ पर बॉब स्टार्टिंग में यहाँ पर था, जब घूम के ऐसे गया तो वर्टिकली इसने 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, राइट. इट हैज ट्रेवल्ड 4 अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन. तो इसमें ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया, mg इंटू -4, ये वाला. अब यहाँ देखते हैं, बॉडी यहाँ पर थी, बॉडी यहाँ से यहाँ पर आई, तो इसमें ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया, mg इंटू h दिस. सो ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब हर प्रॉब्लम में आ ही रहा है ये. ऑफकोर्स आना ही है, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम लोगे आप तो टेंशन, नॉर्मल, ये सारे फोर्स लगे ना लगे, ग्रेविटी का फोर्स तो पक्का हमेशा लगने वाला है, राइट, अनलेस आप स्पेस में चले जाओ. तो जब ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा लगने वाला है, सो व्हाई कांट वी चेंज आवर बेसिक रूल. बेसिक रूल क्या था, ये बेसिक रूल है ना. और जो इसमें ये W है, दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटी.
तो अगर हम इस बेसिक रूल को ही थोड़ा सा ट्विक कर दें, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दें, देन वी विल गेट एन एडवांटेज। अब वो चेंज जो है उसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी यूज करूंगा। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है किसी केजी के बच्चे का, मतलब किंडरगार्टन के बच्चे का, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल होती है। अब इस आइडेंटिटी कार्ड में एक बॉक्स था नाम का, जहां पर कोई नाम लिखना है उस बच्चे का, और एक था डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में DD है ना, डेट, मंथ एंड ईयर। अब देखो केजी का बच्चा जो है वो 5-6 साल का है, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ईयर के फर्स्ट 2 डिजिट पक्का से 20 होने वाले हैं। ये तो 100% है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई केजी का बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा हो 1998 या 1999, राइट। वो 21 साल का केजी का बच्चा नहीं होगा, ये पता है। अब ये चीज़ सारे केजी के बच्चों के लिए वैलिड है, इसीलिए हमने क्या किया, ये 2 डिजिट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अब इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो उस टाइम पर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम थोड़ा कम हो गया, राइट। बट यही सेम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर वैलिड नहीं था। हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि पहले से बताओ कि उसका नाम राम, रहीम, सचिन, भगत सिंह ऐसा कुछ होने वाला है, यह पहले से पता नहीं है, राइट। तो ये पूरा कस्टमाइज होता है, मतलब उस स्टूडेंट के हिसाब से लिखा जाता है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इन प्रॉब्लम्स में होता है। इन सारे प्रॉब्लम्स में एक फोर्स तो हमेशा लगता है, कौन सा वाला, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर बार उस ग्रेविटेशनल फोर्स का आप वर्क निकालते हो, तो उस वर्क को ना निकालना पड़े इसी के लिए एक टर्म आई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें हम क्या करते हैं, इस बेसिक डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जहां पे पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइनल था, वहां पर अभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, वहां पर अभी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गया है। और इसका जो डायरेक्ट एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि जो बेसिक रूल था उसमें जहां पर सिर्फ काइनेटिक था, वहां पर ये जो वर्क है ना, इट वॉज बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क निकालना पड़ता था इंक्लूडिंग mg, मतलब बार बार आपको mg के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। बट ये जो नया वर्जन है इसमें आपका जो वर्क है दैट विल बी बाय ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट mg, मतलब आप mg को इग्नोर कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन में mg का वर्क तो आता ही था, तो आपका एक जो स्टेप है वो थोड़ा कम हो गया यहाँ पर कि सारे फोर्सेस का वर्क निकालो और mg को आप इग्नोर मार दो। बट इट हैज़ कम एट सम कॉस्ट। वो कॉस्ट ये है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ रहा है, बट वो काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप इससे 5 मीटर की हाइट पे आएंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg × 5। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि बॉब यहाँ पर था, ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपने एक वेलोसिटी दी 4√5 मीटर पर सेकंड और वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस लाइन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसको हम डेटम लाइन भी बोलते हैं। डेटम लाइन मतलब 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इट्स अ रेफरेंस। तो ये जो रेफरेंस है इसके हिसाब से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और यहाँ कितनी हो जाएगी, ये 4 ऊपर है तो यहाँ हो जाएगी mg × 4। तो अब देखो आपका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बनेगा, दिस वन, है ना, वही सेम चीज वहां लिखी थी, ओके। तो अब इस पे फोर्सेस कौन से कहते हैं, टेंशन का हमें पहले से पता है कि इस केस में कोई वर्क नहीं कर रहा, नॉट बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है, जस्ट बिकॉज ये टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर था, राइट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा mg, और हमने mg तो लेना ही नहीं है अभी, राइट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट mg। तो कुल मिला के किसी ने कोई वर्क किया ही नहीं है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर, टोटल वर्क डन इज 0, ओके। अब यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल देखनी है। और क्वेश्चन ऐसा था कि आपने इसको 4√5 से फेंका है और यहाँ जाके रुक जाता है, ठीक है। जब यहाँ जाके रुक जाता है तो इस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अच्छा, ये 4 मीटर आया था हमारा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mg4। तो ये तो आपका kef एंड pf हो गया, ओके। अब इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल में यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, 0, क्यों, क्योंकि ये आपकी डेटम लाइन है 0, और काइनेटिक कितना है यहाँ पर, हाफ mv²। नाउ यू गॉट दिस इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, तो ये जो इक्वेशन है ना, तो एग्जैक्टली सेम एज दिस इक्वेशन। देखो इसमें क्या मिल रहा था आपको मिल रहा था mg4 = हाफ mv²। इसमें भी आपको यही मिल रहा है, 0 = दिस टर्म माइनस दिस टर्म, मतलब mg4 = हाफ mv²। सो यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम टर्म। इसमें
डेटम लाइन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आप किसी बॉडी की कोई हाइट बता नहीं पाओगे, कोई रेफरेंस क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे एक यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो ज़मीन से मान लो 20 मीटर की हाइट पर जिसकी छत है यहाँ पर, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट लेके, और ऑब्जेक्ट उसकी रूफ से 2 मीटर की हाइट पे है। तो इस बंदे से पूछते हैं भाई कितना हाइट पे है, वो बोलेगा 2 मीटर। अब कोई बंदा नीचे खड़ा हुआ है, उससे पूछोगे कितने हाइट पे है, 22 मीटर। तो दोनों लोगों के लिए वो उसकी हाइट अलग अलग आ रही है, राइट। तो इसीलिए रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक जोक बताता हूँ। जो कुछ ऐसा है कि एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसमें अमिताभ बच्चन को ना एक फेक विटनेस मतलब झूठा गवाह बनाकर अदालत में लेके जाते हैं। तो कहीं पर कोई मर्डर हुआ होता है और उस मर्डर की साइट पे वो खड़ा नहीं था, लेकिन अदालत में जाके वो क्लेम करता है कि मैं उस साइट पे था। तो वकील बोलता है कि अच्छा आप वहाँ पर थे, तो आप ये बताइए कि रामलाल की हाइट कितनी है। तो अमिताभ बच्चन ने रामलाल को देखा नहीं होता, लेकिन ऐसी फ्लूक मारता है कि हाँ रामलाल की हाइट इतनी थी। तो वकील बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो। अमिताभ बच्चन पूछता है क्यों। तो वकील बोलता है रामलाल तो एक मुर्गे का नाम है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है अरे सर वकील साहब आप बहुत जल्दी में अपनी बातें बोल रहे हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा बताइए उसकी पूरी हाइट, मैं तो बता रहा था कि इतनी है, दूसरा हाथ तो मिलाया नहीं अभी तक। तो रामलाल की हाइट इतनी है मतलब मुर्गा है। तो बेसिकली वो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा। उस रेफरेंस को हम बोलते हैं डेटम लाइन, और उस डेटम लाइन पे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे भी हमने मान लो इसको डेटम लाइन मान लिया, ऑब्जेक्ट कौन से छोड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो वर्क है वो सिर्फ mg करेगा, लेकिन हम mg का वर्क तो लेते ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल लेंगे, वो इनिशियल हो जाएगी। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, इस रेफरेंस के हिसाब से mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी इनिशियल 0, बिकॉज रिलीज किया है। तो ग्राउंड पे आता है तो उसकी फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज रेफरेंस था आपका। और काइनेटिक कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी हाफ mv²। तो फाइनल एनर्जी इसकी ये हो गई, इनिशियल एनर्जी इसकी ये थी। वर्क डन किसी ने किया नहीं है ना, वर्क डन किसी ने किया नहीं, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, राइट। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो हाफ mv² इक्वल टू mgh, आपका यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसा ही आया था, राइट। तो इन एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होंगे तो आपको इस चीज़ का एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक 6 kg का मास 4 kg की मास से वाया स्ट्रिंग जुड़ा हुआ था। ये 6 kg का मास पहले रेस्ट पे है, ठीक है, और 9 मीटर नीचे आता है तो वो 9 मीटर ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये 9 मीटर नीचे आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो इस केस में उसकी स्पीड यहाँ पर v थी, तो उसकी भी v हो जाएगी। तो इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, इतनी, हाफ 6v² प्लस हाफ 4v² इक्वल टू हाफ 10v², राइट, जो हमने पहले भी यहाँ लिखा हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ 10v², इसको यहाँ लिख दो आप। एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, दोनों रेस्ट पे थे, तो ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैंने इसको डेटम लाइन माना हुआ है, ठीक है। कौन सा लाइन डेटम लाइन है, जहां पर इसकी फाइनल पोजीशन होगी ना उसको डेटम लाइन बोल दिया। तो इसकी जो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी वो 0 हो जाएगी, और इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो मैंने डेटम लाइन से y की हाइट पे मान ली, ठीक है। तो अब जो इसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 4g इंटू वाई मतलब mgh, और इसकी होगी 6g इंटू 9 मतलब अगेन mgh। तो इन दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल को मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना, 4gy प्लस 6g9। अच्छा, सिमिलरली जो फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो कैसी होगी, ये यहाँ पहुंच गया तो इसकी तो 0 हो जाएगी, और वो 9 मीटर और ऊपर चले गया है तो इसकी हाइट होगी y प्लस 9। तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास दैट इज 4 इंटू जी इंटू हाइट दैट इज 9 प्लस y। सो यू गॉट ऑल दीज टर्म्स हियर। अब रही बात वर्क की, वर्क कितना किया सिस्टम के ऊपर, टेंशन का टेंशन लेने का नहीं है, बिकॉज टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, टेंशन विल नॉट डू एनी वर्क। और mg का हम लेते नहीं है बिकॉज हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिख दिया है। तो कुल मिला के ये जो वर्क डन है ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब सारी टर्म सेट हो चुकी हैं, 0 इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। इसको थोड़ा सा आप ढंग से लिखोगे ना, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका जो है वो ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने बस ब्रैकेट ओपन कर दिए। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी देखने को मिलती है, ये 4gy से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देखो ये हाफ 10v² जो है ये वाला टर्म है, राइट। तो हाफ 10v² इज इक्वल टू 6g9 माइनस 4g9, बिकॉज उसको मैं 0 के इधर ले आऊंगा कुछ इस तरह से। सो सी यू गॉट एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन जो यहाँ पर थी, ठीक है। अब इस केस में आपको लग रहा होगा ये तो और लंबा मेथड है, मगर एक्चुअली है नहीं ऐसा।
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे वाई मान रहा हूँ, लेकिन जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये कैंसिलेशन आप मन में ही कर लोगे आप। अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना है कि जब आप वर्क एनर्जी रूल यूज कर रहे थे, जहाँ पर वर्क वॉज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो उस रूल को हम जब चेंज करके नया रूल बनाते हैं जिसमें हमारा वर्क जो होता है वो बाय ऑल द फोर्सेस होता है एक्सेप्ट mg, और यहाँ पर काइनेटिक की बजाय हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी लिख देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड, ये चीज़ें सेम है, बस ये मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ अभी इस वक्त, ठीक है। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल फटाफट लेते हैं, ये वाला, बिना ग्रेविटी के वर्क किए हुए, मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड करेंगे लेकिन ग्रेविटी का वर्क इंक्लूड नहीं करेंगे। लेट्स सी, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि एक 2 kg का जो मास है ना वो एक स्ट्रिंग से अटैच था, वो स्ट्रिंग गोज वाया दिस पुली, देन अगेन वाया दिस पुली, देन यहाँ पर वापस अटैच हो आती है, और इस पुली में एक मास है 8 kg का। अभी मास जो है 5 मीटर नीचे जब आता है तो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी स्पीड क्या होगी। तो अब बट नेचुरल है कि जब 5 मीटर नीचे आए तो 10 मीटर ऊपर क्या होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इस केस में मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करूंगा। स्मार्टली का मेरा मतलब ये है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में ना मैंने सेम डेटम लाइन यूज़ की थी दोनों बॉडीज़ के लिए, तो एक बॉडी इनिशियली वाई की हाइट पे आ गई थी, है ना, उस वाई की हाइट पे आने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दोनों बार मेरे को वाई का एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा था और वो कैंसिल हो रहा था। तो इस केस में क्या होगा कि मैं मान लूंगा कि ये इसकी डेटम लाइन है और ये इसकी डेटम लाइन है, तो ये दोनों इसकी इनिशियल पोजीशंस हैं, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज डेटम लाइन पे है अपनी वो, और उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी बिकॉज वो भी अपनी डेटम लाइन पे है, ठीक है। तो अब इसमें हम बोलेंगे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है। तो अब ये यहाँ पहुंची है, राइट, इट हैज कम हियर, और वो वहाँ पहुंचा है, तो इसकी स्पीड मान लो v है, राइट, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी v/2, हम पहले देख चुके हैं। तो फाइनल काइनेटिक क्या होगी, तो उसकी काइनेटिक होगी हाफ एट इंटू v/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो इस मास की यहाँ पर क्या होगी, अब देखो ये नीचे गया है 5 मीटर, तो यहाँ पर 0 थी ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगी, राइट, यहाँ 0 थी और नीचे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगी। कितना नीचे गया है, 5 नीचे गया है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल जो हो जाएगी होगी इतनी, नेगेटिव mgh, h इज -5। सिमिलरली उसकी बढ़ जाएगी mg इंटू +10, तो m इसका 2 है तो 2g इंटू 10 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक की, अब इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो इसकी डेटम लाइन ये है, उसकी डेटम लाइन ये है, और दोनों की इनिशियल पोजीशंस हैं, तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका हो गया 0। अभी बचा वर्क डन। अब वर्क डन कौन करेगा, टेंशन करता है और mg करता है। टेंशन का हम टेंशन लेते नहीं है बिकॉज टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, विल डू जीरो वर्क, 1000 बार बात कर चुके हैं इस बारे में। और mg का हम लेना बंद कर दिया है, mg का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है हमने लेना बंद कर दिया है बिकॉज हमने इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया था पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को इन्वॉल्व करके। तो टोटल मिला के ये हम बात कर सकते हैं कि 0 वर्क डन होगा सिस्टम के ऊपर। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट हियर, आई गेट दिस, है ना, 0 इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये आपका LHS में रह गया और वो नेगेटिव होने की वजह से RHS में आ गया और उसको नेगेटिव करके RHS बना दिया, तो आई गॉट दिस इक्वेशन इज एक्जैक्टली सेम एज दिस इक्वेशन, राइट। तो बार बार हमें एक सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने इन्वॉल्व की तो हमें mg का वर्क नहीं लेना पड़ता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसमें 2 मास हैं, एक 2 kg का है और एक 3 kg का है, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है विच गोज वाया दिस पुली। अभी ये 3 kg का मास एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जब ये 2 kg का मास नीचे मूव करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास व्हेन इट कम्स डाउन बाय 18 मीटर। जब ये 18 मीटर नीचे आ जाएगा तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को वर्क पर एनर्जी से ऑलमोस्ट एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस मैं इसको तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, दूसरा मेथड वर्क पर एनर्जी बेसिक फंडामेंटल्स, और तीसरा मेथड वर्क पर एनर्जी बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो वेरी क्विकली लेट्स लुक एट दी सॉल्यूशंस हियर। तो सबसे पहले करते हैं इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, जिसमें देखो इस पे एक राइट साइड फोर्स लग रहा है T और इस पे वही T ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लग रहा है 2G, तो नेट फोर्स कितना नीचे हो गया 2G माइनस T, दैट विल बी इक्वल टू 2A, है ना, ये वाला 2G माइनस T इक्वल टू 2A। सिमिलरली इसका भी एक्सप्रेशन A होगा राइट साइड में, तो T इक्वल टू 3A। नाउ जस्ट सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सप्रेशन से नीचे आ रही है और उस एक्सप्रेशन से नीचे आते हुए 18 मीटर ट्रैवल करती है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2s वाला फॉर्मूला यूज करके। तो वेलोसिटी हियर इज v
ठीक है, इधर इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी बिकॉज बाय डिफॉल्ट सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2a, a कितना आ गया 4 आ गया, इंटू s कितना है इसका 18, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट v एज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलो फटाफट इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जहां पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा। ओके, तो बेसिक रूल बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग mg, हाँ mg को इंक्लूड कर रहा हूं, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में जब ये मास यहां पर आया था तो इसकी वेलोसिटी मैंने v मान ली थी, राइट, नीचे की तरफ, तो ऑफकोर्स इसकी भी आगे जाके v हो जाएगी। ठीक है, जब 18 मीटर ट्रेवल किया तो इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पर डेफिनेटली v होने वाली है। अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और इसकी हाफ mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सब कुछ रेस्ट पे था तो जीरो है। अब बात करते हैं वर्क डन की, तो टेंशन का वर्क डन लेना नहीं है बिकॉज वो जीरो वर्क डन देगा आपको इंटरनल फोर्स होने की वजह से। और बचा mg, तो इस पे जो mg है वो कोई वर्क करेगा नहीं बिकॉज mg इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल भी कोई वर्क नहीं करेगा, तो इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इस पे आते हैं, इस पे 2g जो है वो वर्क करेगा कितना, 2g इंटू 18। सो द ओनली वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 2g इंटू 18। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम हियर ऑल्सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज 12 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द मेथड वेयर आई एम नॉट यूजिंग एनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, बट इसी को फटाफट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते थे, तो इस मेथड में हम लोग वर्क निकालते हैं बाय ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट mg, मतलब ग्रेविटी का वर्क डन नहीं निकाला जाता है और उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं ये वाली टर्म्स लिख के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म लिख के। ठीक है, तो आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, बट बाय नाउ यू मस्ट बी 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो अभी जब इस केस की बात करूँ तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो वर्क हुआ था वो सिर्फ mg का ही हुआ था, बाकी किसी ने वर्क नहीं किया था, वो भी यहाँ पर mg ने किया था। अब mg को मैं ले ही नहीं रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, राइट। Work done by gravity is not being considered because we have taken gravitational potential energy into account। तो यहां पर जो gravitational potential energy है वो क्या है वो देख लेंगे एक बार। अभी देखो gravitational potential energy जो है किसकी निकालनी है, पूरे सिस्टम की निकालनी है। सिस्टम मतलब ये दोनों मासेस, राइट। ओके, तो अब दोनों मासेस की जब जीपी निकालनी है आपको, तो आपको पहले एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। मैंने मान लो इसको डेटम लाइन बोल दिया, डेटम लाइन। डेटम लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई इसकी, तो जब वो नीचे जाएगा तो बट नेचुरल है उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब ये जो है ये पहले यहाँ पर था और मुझे मालूम है कि वो इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करने वाला है, राइट। क्वेश्चन का आंसर आए ना आए, लेकिन इतना तो अपने को पहले से क्लियर है कि भाई जब ये मूव करेगा तो इसका जो लेवल है हॉरिजॉन्टल सेम रहने वाला है, राइट, ये नीचे नहीं आएगा। तो मतलब ये कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं गेन करेगा ना ही लूज करेगा, राइट। तो इसका टर्म लिखने की बात नहीं है। मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में है से 10 जूल, मान लो 10 जूल, ठीक है। तो शुरुआत में भी 10 जूल रहेगी, बाद में भी 10 जूल रहेगी। तो मतलब कि यहाँ पर भी वो 10 जूल की तरह ऐड होगा और यहाँ भी 10 जूल की तरह ऐड होगा और फाइनली होना उसको माइनस ही है, राइट। तो ऐसे केसेस में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्टिंग से आप इग्नोर करना चालू कर दो, ठीक है। इसकी काइनेटिक लेनी पड़ेगी लेकिन ना, बिकॉज काइनेटिक इसकी शुरुआत में जीरो थी और बाद में नॉन जीरो है। ओके, तो बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे वो जीरो हो गई इस मास की, इसकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ शुरुआत से ही। तो फिर ये वाला टर्म जो है आपका दिस वन, ये हो जाएगा जीरो बिकॉज इसकी जीरो है। ओके, अब फाइनल की बात कर लेते हैं। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी की लेनी है, इसकी नहीं लेनी है। कितना नीचे आया तो नेगेटिव हो जाएगा, mg नेगेटिव h मतलब -18, सो -36g। ओके, अच्छा बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। अब दोनों के दोनों मासेस स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे, तो दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, राइट। अब बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। हमने देखा था ये v से आ रहा है तो वो भी v से जाता है, तो इसकी हाफ 2v² होगी, इसकी हाफ 3v² होगी, ऐड होके हाफ 5v² हो जाएगी। तो कुल मिला के मुझे क्या मिला, 0 इक्वल टू दिस प्लस दिस, बस, है ना। एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट 5/2v² इक्वल टू 36g एंड हेंस v इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि आपका आंसर हर जगह सेम आ रहा है, राइट। अच्छा एक और चीज देखने लायक इसमें ये थी जो हम पहले कई बार देख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा दिखा देता हूँ कि ये आपका टर्म था क्या आया था यहाँ पर, दिस 36g
इक्वल टू हाफ 5v²। और एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही है 36g इक्वल टू हाफ 5v²। बस फर्क ये पड़ता है कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाला, ये पहले यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना, इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये पहले इधर आया था वर्क बन के, इधर आया था वर्क बन के। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है अच्छी तरह से कि जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी का ही एक डिफरेंट वर्जन होता है, जो कि हमारा काम आसान कर देता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क डन। जो वर्क डन हमेशा होना ही है ग्रेविटी का, उसको स्टैंडर्डाइज करके एक एनर्जी का फॉर्म दे दिया है ताकि हमें बार बार उसका वर्क ना निकालना पड़े, और वर्क से ज्यादा आसान होता है उसकी एनर्जी निकालना। सो ओवरऑल दिस इज बेनिफिटिंग यू। सो इस प्रॉब्लम में एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, जैसे कि एक होता है ना फिसल पट्टी टाइप दिया हुआ है जिसमें ऐसे फिसलते हैं, तो स्मूथ है। 2 kg का मास लोएस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, रेडियस 10 मीटर है, और इस 2 kg के मास पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। और ये फोर्स कुछ इस तरह का है कि हमेशा ही हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पहुँच गया और फोर्स ऐसे लग जाए ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पहुँच जाएगा तो भी उसको ऐसा ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ये मास यहां पहुंचेगा 53 डिग्री एंगल पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से करने जाएंगे तो इट्स गोना बी वेरी कम्बरसम, काफी दिक्कत होगी इसमें। एक तो सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे इसके अंदर, राइट, अच्छा खासा इंटीग्रेशन यूज होगा, बट वर्क एनर्जी से ये काफी आराम से किया सकता है। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनको हम न्यूटन्स लॉ मोशन से कर रहे थे तो कोई खास मुश्किल नहीं हो रही थी। तुम्हें भी ऐसा फील आया होगा कि अरे वर्क एनर्जी या न्यूटन्स लॉ मोशन लगभग ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। बट यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इसका जो मेजर एडवांटेज है वर्क एनर्जी का ओवर न्यूटन्स लॉ मोशन वो क्या है। तो देखते हैं, यहां से इसको यहां पहुंचाना है। सबसे पहले इसके ऊपर आप फोर्सेस आइडेंटिफाई करो। एक फोर्स लगेगा इस पे mg नीचे की तरफ, राइट, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, एक लगेगा F इक्वल टू 20 न्यूटन। अब मैंने कई लोगों को ना आधी अधूरी नॉलेज की वजह से इसमें और भी बातें बोलते हुए देखा, फ्यूगल लगेगा। सी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। दो हम लोग सर्कुलर मोशन में इसको पढ़ेंगे, बट कोई सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग से नहीं लगता है। देयर इज नथिंग लाइक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वही लगते हैं, mg, टेंशन, नॉर्मल, कभी कभार फ्रिक्शन, फ्रेम चेंज किया तो सूडो फोर्स लग जाता है, राइट। ये इसके अलावा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इन चीजों को लेकर आप कंफ्यूज मत हो, राइट। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हम एनीवेज देख लेंगे बाद में। तो भले ही वो सर्कुलर मोशन रहने दो, mg, नॉर्मल और ये यही फोर्स लगेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन आता है उनके लिए बता दूं कि यही फोर्सेस सेंट्रीपिटल का काम करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स लगता है। एनीवेज इस लेक्चर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर दैट पॉइंट। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, mg, नॉर्मल और ये फोर्स। अब इन फोर्सेस की वजह से वो यहां पर जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल का जो वर्क डन है वो क्या होगा यहां से आने में, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गया होगा कि नॉर्मल का वर्क डन है वो 0 होगा, क्योंकि पिछले केस में हमने देखा ही था कि एक टेंशन लग रहा था यहाँ पर, है ना, और टेंशन जो था वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था। एग्जैक्टली सेम इज द केस ओवर हियर। मान लो यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट हमने छोटा सा ही ले लिया। छोटा डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहा हूँ पता है, बिकॉज नॉर्मल का डायरेक्शन जो है ना चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा है और यहाँ पर देखो ऐसा है, इट इज एवर चेंजिंग। तो मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया ताकि बोल पाऊँ कि इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों में नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो कॉमन है, इधर ही है। तो वो जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट मतलब कॉस 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में, तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड हेंस द वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर ऑल सच डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन 0। तो नॉर्मल का कोई वर्क आएगा नहीं, आपका काम आसान हो गया, राइट। mg का हम वर्क लेते नहीं है बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। सो द ओनली फोर्स यू आर लेफ्ट विद इज 20 न्यूटन। तो आपको सिर्फ इसका वर्क डन निकालना है, ओके। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। दिस इज द इक्वेशन, यहां से यहां पहुंचा है। तो डिस्टेंसेस के बारे में अगर बात करें तो अलग से डायग्राम बना लेता हूं मैं इसका।
तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिया मैंने इसका, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये 10 मीटर का रेडियस जो था, ये ऐसा 10 मीटर का था, वो यहाँ से यहाँ पर गया इस पॉइंट पे 53 डिग्री। तो इस लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इसका जो उसका ट्रैक है, मूवमेंट ट्रैक, वो ऐसे लाल रंग की लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे मूव किया है वो। तो जो फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ ये लग रहा है, उसका अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, राइट। और ये 53 होने की वजह से इस 10 को मैं तोड़ सकता हूँ 8 और 6 में, राइट। और ये पूरा भी 10 है, ये पूरा 10 है, ये 6 है, तो ये 4 हो जाएगा, राइट। आई मीन बहुत बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने फास्ट बता दिया आप लोगों को। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें वर्क डन निकालना है वो सिर्फ इस फोर्स का निकालना है। तो फोर्स तो मुझे पता है 20 आई कैप, राइट। बट ये डिस्प्लेसमेंट क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। निकाला जा सकता है बिकॉज मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल पता है, बट आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि ना मुझे एस पता है ना मुझे एंगल पता है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि मुझे निकालना क्या है, ये एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो इसमें जो एस कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो इतना होगा, मतलब 8 होगा, 8, राइट। वो पहले देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं। 10 मीटर है, 53 है, तो 8 मीटर हो गया ये, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी एस कॉस थीटा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट होता है, तो ये जो एग्जैक्टली इतना हो जाएगा, जो कि 8 मीटर हमें यहाँ से निकल चुका है। तो दिस विल बी 8, एफ दिया हुआ है अपने को 20। तो कुल मिला के जो वर्क डन है सिस्टम पे वो हो जाएगा आपका 160 जूल, बस। और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, mg का वर्क लेना नहीं है, नॉर्मल वर्क 0 कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी वाला पार्ट नाउ। मैंने इसको डेटम लाइन मान लिया है, ठीक है। डेटम लाइन मतलब यहां पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। अब वो यहां से यहां गया है, राइट। तो उसने इतनी हाइट गेन की है जो कि मुझे यहां से दिखती है 4 मीटर है ना। तो पहले इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 थी, इनिशियल वाज 0, राइट, बिकॉज मैंने इसको डेटम लाइन चूज किया है। बाद में यहां चले गया है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल, mg4, मतलब 2 इंटू जी इंटू 4। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी सिस्टम की, 0। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट, यहां से रेस्ट से स्टार्ट करता है, फ्रॉम रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, बिकॉज आपको वहां की स्पीड निकालनी है, दैट इज v। मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ mv², m is 2 v²। So it boils down to a very simple equation, that is 160 equal to this plus this minus 0. So 160 equal to v² plus 80, and this will give you v equal to 4√5 meter per second. अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो एग्जैक्टली सेम आई थी वैल्यू पुराने वाले केसेस में भी, जब मैंने एक स्ट्रिंग दी थी और वहाँ पर एक मास लटक रहा था, तो एग्जैक्टली वैल्यूज वहाँ पर सेम थी। वहाँ पर भी 10 मीटर था और वहाँ पर भी 2 kg का मास था, और वहाँ भी इसको ऐसे फेंका गया था कि वो 53 डिग्री पे आकर रुक रहा था। तो डेफिनेटली इन दोनों केसेस में सेम वैल्यूज आएंगी, बस फर्क आता है पिछले केस में यहाँ पर टेंशन यूज हुआ था, इस केस में नॉर्मल यूज होता। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, यू स्टार्ट मैपिंग द रिजल्ट्स। तो आपने कोई क्वेश्चन किया होता है और उसका छोटा सा डिफरेंट वेरिएशन आ चुका होता है एग्जाम में, तो फटाफट उसको मैप भी कर जाते हो, जैसा कि आपने यहाँ पर मैपिंग कर दी नॉर्मल और टेंशन की। बट दिस इज नॉट अ वेरी फंडामेंटल थिंग। फंडामेंटली तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, एंड विद प्रैक्टिस वो सब चीज़ आपको नेचुरली क्लिक होने स्टार्ट हो जाएंगी। उसको याद या रट्टा मारने की कोशिश अलग से मत करना, इट मे बैकफायर। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 2 मास दिए हैं 4m एंड m, ठीक है, एंड दीज 2 मासेस आर टाइड बाय अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधे हुए विच गोज बाय दिस पुली, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज यहाँ पर भी इसमें एक रस्सी है जिसका एक एंड इस वॉल से फिक्स है और दूसरा एंड इस मास से बंधा हुआ है। अभी इसकी लेंथ 1 मीटर दी हुई है, इसकी भी लेंथ 1 मीटर दी है, टोटल इसका 2 मीटर हो गया ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड इनिशियली दिस मास इज हेल्ड लाइक दिस, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। जब इस मास को रिलीज करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे करके, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, है ना। एक क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस 4m व्हेन इट हिट्स द वॉल। इस 4m की वेलोसिटी निकालनी है जब वो इस वॉल को हिट करता है। तो अब अगर हम पूछे कि भाई इस वॉल को हिट करता क्यों है, तो एज अ ले मैन, और जिसको मान लो फिजिक्स नहीं आती है, वो भी कॉमन सेंस यूज करके बता सकता है कि जैसे हम इसको रिलीज करेंगे वो नीचे आने की कोशिश करेगा, मगर ये जो स्ट्रिंग है ना, इसकी वजह से ये ऐसे नहीं आ पाएगा बल्कि कुछ इस तरफ आएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते टाइम पे आई विल सजेस्ट यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ।
जेई का एक 6 नंबर का प्रॉब्लम है ये, IIT जेई का। सो अगर आपने थोड़ा इसको खुद कर लिया तो इट विल अकाउंट फॉर लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसका एक ट्रैक देखेंगे, ये किस तरह से जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि अनब्रेकेबल स्ट्रिंग है और मासलेस है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड दे आर अनब्रेकेबल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, तो इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से आएगा, अ सर्कुलर ट्रैक, समथिंग लाइक दिस। और ये जो है ऊपर जाएगा। तो मान लो जब ये इसको यहाँ हिट करता है उस टाइम पर ये यहाँ पहुँच चुका होता है। ये ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है पहले इतनी सी थी, अब खिंच के इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये लेंथ पहले सिर्फ इतनी थी और ये खिंच के अभी यहाँ तक आ गई है, राइट। तो बट ऑब्वियस है कि ये मास भी ऊपर गया होगा। अब यहाँ पर इसकी स्पीड अगर v2 मान ली है तो वहाँ पर इसकी स्पीड v1 है। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि इस v2 की वैल्यू आप निकालिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज़ करूँ तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा। आपको इसमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे, जहाँ पर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सारे फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट आने वाला है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो इट विल बी अ केक वॉक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्क को निकालते टाइम मैं mg वाला फोर्स इंक्लूड नहीं करूंगा। सो एक्सक्लूडिंग mg। मैंने क्यों किया ऐसा? बिकॉज मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक प्रोविजन रखा है, जिसकी वजह से mg द्वारा किया हुआ वर्क नहीं लिया जाएगा, और एल्स इट विल अकाउंट फॉर डबल कैलकुलेशन। कई बार हम कर चुके हैं इस चीज़ को। ओके, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा क्विकली देख लेते हैं। जैसे अगर इस मास की बात की जाए तो इस मास में एक फोर्स लग रहा है नीचे mg की तरफ, जो मुझे लेना नहीं है। अब एक टेंशन लग रहा है इस स्ट्रिंग की वजह से और एक टेंशन लग रहा है इस स्ट्रिंग की वजह से। तो इसकी एक जनरल पोजीशन देखते हैं। से यहाँ पर तो जब मास यहाँ पर था तो एक टेंशन इसको यहाँ लगा होगा से T1, एक टेंशन यहाँ लगा होगा से T2, राइट। अब ये जो टेंशन है यही सेम टेंशन इस पर भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ T2। तो ये टेंशन हो जाएगा आपका इंटरनल फोर्स। तो इसका वर्क हम एनीवेज अकाउंट नहीं करने वाले। और रही बात इस T1 की, तो ये T1 जो है ये इंटरनल फोर्स नहीं है, बट स्टिल हम इसका वर्क नहीं लेते हैं, क्योंकि पिछले एग्जांपल हमने देखा था कि ये T1 जो है ये जीरो वर्क करता है ना। क्यों जीरो वर्क करता है, इधर देखते हैं। ये देखिए, ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी इसको फटाफट बता देता हूँ। जब यहाँ पर था तो टेंशन ऊपर लग रहा है, जब यहाँ पर था तो टेंशन यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर था तो टेंशन यहाँ लग रहा है। तो टेंशन इज अ वेरिएबल फोर्स है, राइट। अब किसी भी सिचुएशन में, जैसे मान लो यहाँ पर था तो टेंशन इसका यहाँ लग रहा था। अब मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि टेंशन का डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे यही रहने वाला है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ऐसा होगा। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंशन। क्यों? क्योंकि टेंशन इज अ रेडियल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल, तो एंगल होगा 90 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये टेंशन के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो वर्क डन है इस टेंशन का वो हो जाएगा T.ds एंड हेंस जीरो। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस T1 ने जीरो वर्क किया है, तो हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टेंशन जीरो वर्क ही करेगा। इसका मतलब टोटल छोटे छोटे जीरो जीरो ऐड करके बड़ा जीरो मिल जाएगा आपको, राइट। तो कुल मिला के ये टेंशन जो है ये कुछ वर्क नहीं करता है, नॉट बिकॉज ये एक इंटरनल फोर्स है। एक्चुअली इंटरनल फोर्स है ही नहीं है, राइट। इट इज नॉट एन इंटरनल फोर्स। ये जीरो वर्क करता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंशन एंड इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है इस मास के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम में पूछ भी सकता है आपसे। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, आई कैन मेक नोट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। बहुत छोटे से पॉइंट हैं जो 2 बार बता चुका हूँ आपको। ये टेंशन जो है T2 इज एन इंटरनल फोर्स, ये एक इंटरनल फोर्स है, तो इस पे और इस पे मिला के ये जीरो वर्क करती है। एंड T1 इज नॉट एन इंटरनल फोर्स। ये जो है ये इंटरनल फोर्स नहीं है, बट ये इट डज जीरो वर्क ऑन 4m। ये 4m पे जीरो वर्क करती है। तो कुल मिला के आपके पास 3 फोर्सेस थे, T1, T2 एंड mg। mg आपने लिया नहीं बिकॉज आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ले ली है। T1, T2 ने कुछ किया नहीं। तो कुल मिला के इस सिस्टम पे कोई भी फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा एंड हेंस दिस टर्म विल बिकम जीरो एंड इन फैक्ट दैट मेक्स योर टास्क फर्दर ईजी, राइट। अभी क्वेश्चन को आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये जीरो होने की वजह से दिस टर्म शुड एग्जैक्टली इक्वल टू दिस टर्म। ये हो जाएगा ऐसा, राइट। सी मैं ना आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इतनी सारी राम कहानी नहीं लिखोगे। यू विल जंप ऑन दिस पार्ट डायरेक्टली। ओके, तो चलो अब इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं। सी ये मास जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये जो स्ट्रिंग का ये एंड है यहाँ पर आ जाएगा,
तो आपको जो ट्राइंगल मिल रहा है मैंने इसको साइड में बना दिया इस तरह से, तो ये साइड 2 है, दिस वन, ये 1 हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये लेंथ 1 थी तो ये लेंथ सेम 1 रहेगी। ये इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, दिस इज 1, ओके। तो ये 2 है, ये 1 है, तो बट ऑब्वियस है कि हाइपोटेन्यूज होने की वजह से ये रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 5 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी रूट ऑफ 5, ओके। अब ये जब रूट 5 हो गया तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा। देखो ये मास पहले यहां पर था, अभी मास यहां पर थे, राइट, ये मास यहां पर है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इतना हिस्सा हॉरिजॉन्टल था, मतलब 1 मीटर लेंथ थी इसकी, हॉरिजॉन्टल थी, राइट, बाकी लेंथ उसकी वर्टिकल थी। अभी जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ है 1 मीटर से बढ़कर ये इतनी हो गई है, कितनी, रूट 5 हो गई है। लिसन केयरफुली, दिस पॉइंट वाज हियर इनिशियली, नाउ दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट इस पुली से रूट 5 की दूरी पर आ गया है, रूट 5 की दूरी पर आ गया है। पहले ये वाला पॉइंट इस पुली से 1 की दूरी पर था, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है अभी रूट 5 लेंथ की हो गई है, जो कि पहले 1 की थी। तो अब जो ये एक्स्ट्रा लेंथ आई है पुली के इस साइड, वो है रूट 5 माइनस 1, क्योंकि रूट 5 लेंथ अभी बाहर इसके लेफ्ट साइड में आ गई है, अब इनिशियली इसके लेफ्ट साइड से 1 लेंथ थी, तो रूट 5 माइनस 1 जो है इस पुली के लेफ्ट में आ गई है। तो डेफिनेटली राइट साइड की जो लेंथ है ये वाली, ये इतनी ही कम हो गई होगी। तो इसका मतलब ये ऊपर क्या होगा, रूट 5 माइनस 1। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये हो गया रूट 5 माइनस 1। और इस एनालिसिस का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ वेरी ट्रिवियल काइंड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ओके। इसमें एक मिस्टेक जोन है, कई बार कुछ लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि इन्होंने लिख दिया ये रूट 5, ठीक है, ओके। अब पहले ये 2 था, तो ये जो लेंथ है ना, ये इस लेंथ से रूट 5 माइनस 2 इतनी ज़्यादा है, इतना एक्सिस आ गया यहाँ पर, तो उनको लगता है कि ये जो मास है ये इतना ही ऊपर गया होगा। हाँ, सो बी केयरफुल, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने मिस्टेक की हुई है। तो ये लेंथ, ये पॉइंट इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लेंथ एंड टोटल लेंथ। लेकिन मुझे क्या निकालना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये कितनी एक्स्ट्रा आई है पुली के इस साइड। तो पहले 1 थी और अभी रूट 5 आई है, तो इतनी आई है, ना कि इतनी। तो बी केयरफुल अबाउट दिस सिली मिस्टेक है। और आपने मिस्टेक की है तो उसको जरा इसको एक स्टार मार्क करके लिख लो, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे तो इस पॉइंट पे वापस ध्यान देना होगा आपको। मे बी इट इज योर करेक्टरिस्टिक मिस्टेक। कई बार आप कई अलग अलग प्रॉब्लम में भी शायद इस टाइप की मिस्टेक करते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो 0 है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे था, है ना। ये भी यहाँ रेस्ट पे था, वो भी यहाँ रेस्ट पे था। यूजुअली क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट मैंने तो बोला भी था आपको कि आई एम होल्डिंग इट हियर, मैंने पकड़ा हुआ है इसको यहाँ पर। जब मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे है एंड इवेंचुअली वो भी रेस्ट पे रहा होगा यहाँ पर। तो दोनों की इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब जब ये इसको यहाँ हिट करेगा तो मैंने एज्यूम किया कि इसकी वेलोसिटी v2 थी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ इंटू मास, दैट इज 4m, इसका मास 4m है, इंटू इसकी वेलोसिटी स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास व्हेन इट हिट्स इट हियर। लेकिन मुझे निकला है काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, तो सिस्टम का एक पार्ट का तो लिख दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। अब सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर, उसकी भी फाइनल काइनेटिक लेनी पड़ेगी। अब बोल रहा है कि इनिशियली इसकी, बोल रहा है कि इसकी स्पीड इस इंस्टेंट पे v1 है, तो इसकी जो काइनेटिक है वो हो जाएगी हाफ इसका मास इंटू v1 स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली मतलब जब इसको यहाँ हिट करेगा वो इतनी हो जाएगी, ओके। तो काइनेटिक फाइनल आपको मिल गई। अब बात करते हैं इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि हम अपनी डेटम लाइन बड़ी स्मार्टली चूज करते हैं। सिंगल बॉडी सिस्टम है तो एक डेटम लाइन ले लेते हैं, अगर डबल या ट्रिपल या मल्टीपल बॉडी सिस्टम है तो इंडिविजुअली हम उन बॉडीज की डेटम लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी डेटम लाइन ले ली यहाँ पर, ये डेटम लाइन, तो मतलब इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस इंस्टेंट पे वो हो जाएगी 0। सिमिलरली इसकी मैंने डेटम लाइन ले ली यहाँ पर, मतलब इसकी भी इस इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाएगी। पर ध्यान रहे ये दोनों डेटम आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ इसकी जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा इसी डेटम लाइन के रेफरेंस में होनी चाहिए, और उसकी जब भी लिखूंगा इसके रेफरेंस में होनी चाहिए। तो इनिशियली नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की 0 हो जाएगी। अच्छा, अब बचा सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ध्यान दें तो ये जो मास है ये ऊपर गया था, है ना, कितना गया था ऊपर, रूट 5 माइनस 1, वो हम ट्रिगो से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये जो है इसका नया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा मास इंटू जी इंटू दिस हाइट, mg हाइट।
और इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दैट्स इंटरेस्टिंग। इसकी कितनी हो जाएगी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू दिस हाइट, मगर नेगेटिव बिकॉज वो डेटम लाइन से नीचे गया है। सी दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस मास जो कि नेगेटिव आई है। ये 1 मीटर था, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, लेकिन वहाँ भी मैं एक हर्डल देख सकता हूँ कि ये इतनी आराम से आंसर देगा नहीं, बिकॉज इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं V1 एंड V2। अब इस पॉइंट पे मुझे समझना पड़ेगा कि V1 और V2 के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए। सो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद वर्क पावर एनर्जी, ये जाता है आपका सीधा काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन में। तो अगर आपको काइनेमेटिक्स बहुत अच्छी तरह आती है तो वेल एंड गुड, और एल्स आपको वो लेक्चर्स दोबारा देखने पड़ेंगे। सी हो ये रहा है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V2 है, राइट, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V1 है, मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। अगर यही सिचुएशन कुछ ऐसी होती से ऐसी, तो हम बहुत आराम से बोलते हैं भाई कि ये यहाँ पर 1 इंच खिसकेगा तो वो भी 1 इंच खिसकेगा, तो उसकी वेलोसिटी V2 है तो इसकी भी V2 हो जाएगी। इन दैट केस V1 इक्वल टू V2 हो जाता। बट हियर इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। ये इतना ज़्यादा रूटीन और ऑब्वियस नहीं है, इसमें हमें आपको कंपोनेंट को समझाना पड़ेगा। तो देखो ये जो पॉइंट है इसकी ये वेलोसिटी V2 दी है ना, V2। अब मुझे बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये यहाँ किस वेलोसिटी से आ रही है, क्योंकि जो इसकी ये वाली वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग की एग्जैक्टली वही वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ होगी। बहुत ऑब्वियस चीज़ है, जितनी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी उतनी वेलोसिटी इसकी ऊपर होगी। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ना, मतलब इस स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली नहीं दी गई है। मुझे बताया गया है कि इसका जो एंड है उसकी ये वाली वेलोसिटी V2 है, ये वाली वेलोसिटी V2 है। तो इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है इस तरफ अलोंग द स्ट्रिंग वो कितना हो जाएगा, V2 cos थीटा। ये थीटा मैंने यहाँ भी सेम ले लिया है, देखो वो भी थीटा ये भी थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ है स्ट्रिंग की वो हो जाएगी V2 cos थीटा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट इस लाइन के अलोंग किसी भी इंस्टेंट पे V2 cos थीटा से ही आएगा। अब ये थीटा जो है वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ थीटा भी चेंज होता रहेगा और आपको इसकी वैल्यू चेंज होती मिलती रहेगी। इसमें कई बार लोग कन्फ्यूज होता है, मैंने देखा है कि अगर ये V2 है तो मुझे इसको V2 cos थीटा लेना है या V2 by cos थीटा लेना है। तो जैसा मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स का सेशन आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि V2 cos थीटा और V2 by cos थीटा इन दोनों को देख के ही समझ में कैसे आना चाहिए आपको कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखो ऐसा है, जब आपको ऐसे केसेस में कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, कई बार कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं फिर भी आप 2 + 3 को भी 6 लिख देते हो, ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो एग्जाम में इट मे हैपन कि आपको लगे कि ये V2 का जो कंपोनेंट लिखूँ या V2 cos थीटा या फिर इसको V2 by cos थीटा लिखूँ। तो उसके लिए आप क्या काम करो, वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन देख लो। एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब आप मान लो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अब जो थीटा 90 डिग्री है तो क्या दिखेगा आपको, तो देखो हम इसका ये वाला एक्सट्रीम केस एनालाइज करते हैं। हम यहाँ कर क्या रहे हैं पहले वापस समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे छोटा सा कन्फ्यूजन होता था कभी कभी। जैसे इस केस में यहाँ V2 है, ठीक है। अब जब ये V2 का जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो ले लिया V2 cos थीटा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आएगा V2 cos थीटा से। अब इसका ये वाला पॉइंट इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग V2 cos थीटा से मूव करेगा, तो इसका मतलब ये निकलता है इसके सारे पॉइंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग द स्ट्रिंग V2 cos थीटा से ही जाएंगे। इसका मतलब ये जो पुली है उसके राइट साइड में जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लो वो ऊपर उसी V2 cos थीटा से जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये वाली ये होनी चाहिए V2 cos थीटा। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आ जाता था मुझे कि यार ये V2 है तो इसको V2 by cos थीटा लूँ या V2 cos थीटा लूँ, राइट। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता था, मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन फटाफट विजुलाइज कर लेता था। वो एक्सट्रीम सिचुएशन ये होती थी कि ये थीटा को ना मैं 90 मान लेता था, राइट। तो जब मैं थीटा को 90 माना तो हुआ क्या, ये जो लाइन है ना ये वाली लाइन ये ऐसी दिखेगी आपको, राइट, सो दैट ये एंगल 90 हो जाए। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना आपकी ये आपको ऐसी दिखाई देगी और आपने यहाँ इसको V2 माना है, चलो ये V2 मान लिया। और जो पुली के राइट साइड वाली स्ट्रिंग है वो एज इट इज ऐसे ही रहने वाली है, राइट। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर मैंने इसको यहाँ पर वेलोसिटी दी V2 तो उस V2 का इस पर क्या असर पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि भाई अगर आपने इसको यहाँ वेलोसिटी दी है ना तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप इसको यहाँ वेलोसिटी देते तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ऊपर जाता, लेकिन जब आपने इसको यहाँ पर धकेला है थोड़ा सा ऐसे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत एंगल बना देगा यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा एटलीस्ट इस इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं थीटा को 90 पुट करूँगा अपने फॉर्मूले में, राइट, तो मुझे इसकी वेलोसिटी 0 मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90 पुट करने पर
ये V2 इसको कोई वेलोसिटी नहीं देता है। तो चेक कर लेते हैं, थीटा को 90 पुट कर दो, cos 90 इज 0। दैट मीन्स ये वाला मास ऊपर 0 वेलोसिटी से आ रहा है, जो कि करेक्ट है। अगर आपने इस 90 की जगह मान लो 0 डिग्री विजुलाइज किया होता तो क्या होता? तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है ना, ये थीटा अगर 0 होता तो ये वाली स्ट्रिंग पूरी ऐसी हो जाती, मतलब ऐसी हो जाती। और इस केस में जब आप बोलते हैं कि ये मास ये V2 से आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ये भी V2 से ऊपर जाता, राइट? तो मतलब मैं जब थीटा को 0 पुट करूंगा ना, ये थीटा को 0 पुट करूंगा तो मेरे को इसकी ऊपर की वेलोसिटी V2 मिलनी चाहिए, है ना? तो मैं थीटा को 0 पुट करूंगा तो ये मिल गया ये V2, और सही बात है ना, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर V2 से आएगा। तो दोनों केसेस करेक्ट है। और अगर गलती से आपने ये ले लिया होता तो आपको फटाक से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे जाता वहाँ पर अपना। सो जैसे इस केस में ही आप समझ लीजिए कि जब आपने इसको नीचे लिया था, है ना, थीटा को 90 लिया था कुछ इस तरीके से, और जब आपने यहाँ V2 दिया था इसको, तो थीटा 90 पुट करेंगे हम यहाँ पर, थीटा 90 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। मतलब आपने इसको V2 वेलोसिटी दी तो आपकी वेलोसिटी इन्फिनिटी होनी चाहिए, जो कि सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। इसमें एक और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप चेक करते हैं कि थीटा करेक्ट है कि नहीं, आई मीन कॉस थीटा लिखना है या 1/cos थीटा लिखना है, तो थीटा को 0 अगर आप पुट करोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा को 0 पुट करोगे ना तो cos 0 ये भी 1 हो जाएगा, cos 0 ये भी 1 हो जाएगा, दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। सो योर मिस्टेक विल नॉट गेट हाईलाइटेड। आई रिपीट, जब आप थीटा को 0 पुट करोगे ना तो cos थीटा 1 आएगा, तो इस केस में भी V2 बन जाएगा ये, और यहाँ भी थीटा को आप 0 पुट करोगे तो यहाँ भी cos थीटा 1 हो जाएगा, तो इस केस में V2 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करके आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो जो ये वाली कंडीशन थी ना आपकी, ये वाली, ठीक है, तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता आप लोगों को। तो आपको थीटा को 90 पुट करके ही आपको सॉल्व करना पड़ता है जस्टिफाई करने के लिए। तो काफ़ी डिस्कशन कर लिया इसके बारे में हमने। अब हम देखते हैं कि V1 को V2 cos थीटा सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलता है यहाँ पे। आई विल गेट दिस टर्म हाफ m V2 cos थीटा द होल स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। cos थीटा यहाँ से दिख जाएगा 2/√5। cos थीटा इज 2/√5, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस। आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन नाउ। सो आई विल गेट दिस, है ना, क्योंकि ये हो गया 2v स्क्वायर, mm सब जगह कैंसिल हो गया है, बचा 2v स्क्वायर, और ये हो गया 2/5 दैट इज 0.4, तो 2.4v स्क्वायर, m कैंसिल हो गया है। ये LHS का ये जो पार्ट था इसको RHS में भेज दिया मैंने। आई विल गेट दिस, g को 10 पुट कर दिया। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस मास व्हेन इट हिट्स द वॉल।